जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ग्रुप डी की 59 क्लासें हैं वो लगा ली है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 16 सितंबर 2022 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रत्येक टेस्ट के अंदर, और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल साइंस वाली टेस्ट सीरीज के अंदर है वो हमने 40 टेस्ट है वो डाल रखे हैं अभी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको बताना भी मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं। अब यहां पे युग्म का मतलब समझना है आपको। अभी युग्म है क्या? अब युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। भी मानव क्या है? द्विगुणित है। मानव द्विगुणित है यानी 2n बराबर में 46, ठीक है, और n बराबर में कितने हो जाएंगे फिर 23 जोड़े। अब यहां से समझने वाली बात यह है भी आपको जो युग्म यानी मानव लिंग गुणसूत्र पूछा है इसने, तो एक तो लिंग गुणसूत्र है वो पुरुष से मिलता है, भी पुरुष से मिलता है, और एक लिंग गुणसूत्र है वो माता से मिलता है, ठीक है। अब यहां से मां से XX होगा और पुरुष के पास में है वो YX होगा। अब अगर पुरुष से Y आ गया और माता के पास से तो X ही आएगा, तो ये क्या होगा? किसका जन्म होगा? भाई पुत्र का जन्म होगा। और पुरुष से X आ गया और इधर माता से भी X आ गया तो किसका जन्म होगा? पुत्री का जन्म होगा। तो कहने का मतलब यह है भी इधर से भी एक लिंग गुणसूत्र आता है, इधर से भी एक लिंग गुणसूत्र आता है, तो युग्म पूछा है तो टोटल यहां पे कितना युग्म हो जाएगा? भी यानी दोनों मिलकर के एक लिंग गुणसूत्र, दोनों मिलकर के एक जोड़ा बना लेंगे। तो यहां पे अपन बोलेंगे जोड़े के अंदर पूछा है तो एक युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, एक युग्म। और अगर यहां पे ये पूछा जाता है भी कितने गुणसूत्र, युग्म न दिया वो और कितने गुणसूत्र, तो दो गुणसूत्र हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑटोसोम कितने हो जाएंगे? एलिंग गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? तो एलिंग गुणसूत्र है वो टोटल 46 है। इसके अंदर से दो गुणसूत्र है वो क्या है? आपके लिंग गुणसूत्र है। और जोड़ी की अगर मैं बात करूं तो एक जोड़ी आपकी क्या है? लिंग गुणसूत्रों की है। तो बाकी आपके एलिंग यानी ऑटोसोम बच गए। तो यहां पे 44 गुणसूत्र है वो क्या है? एलिंग है। और जोड़ी में बात करूं तो 22 जोड़ी आपके एलिंग गुणसूत्र है। तो एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी किण्वन की प्रक्रिया में होता है। अब किण्वन की प्रक्रिया में क्या होता है? भी तो किण्वन की प्रक्रिया यीस्ट में होती है। भी कहां पे होती है? यीस्ट के द्वारा होती है। किण्वन की प्रक्रिया के अंदर है वो क्या बनता है? किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा है वो एल्कोहल बनता है। भी एल्कोहल, जिसे अपन क्या बोलते हैं? एथेनॉल बोलते हैं। भी एथेनॉल, और एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा वो लैक्टिक अम्ल भी बनता है, ठीक है। और ये किण्वन की प्रक्रिया होती कब है? ये ऑक्सीजन की कम आपूर्ति के कारण, भी ऑक्सीजन वहां पे एब्सेंट हो, O2 यानी ऑक्सीजन जिस कंडीशन के अंदर है वो एब्सेंट है या फिर ऑक्सीजन कम मात्रा में आपको मिल रही है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे किण्वन की प्रक्रिया हो जाएगी। भी तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी ठीक है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंट में होती है किण्वन प्रक्रिया, और किण्वन से है वो एल्कोहल बनाई जाती है, इसे अपन एथेनॉल बोलते हैं C2H5OH। और लैक्टिक अम्ल है वो भी किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी दो परिपथ A और B पर विचार कीजिए, और परिपथ A में Ra प्रतिरोध वाले 12 प्रतिरोध संयोजित है, और
परिपथ बी में आरबी प्रतिरोध वाले 12 प्रतिरोध संयोजित है। प्रत्येक परिपथ में प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि प्रत्येक परिपथ का निवल प्रतिरोध यानी नेट रेसिस्टेंस न्यूनतम हो। अब नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली 30 वोल्टेज की एक बैटरी अलग अलग प्रत्येक परिपथ में जोड़ने पर परिपथ ए और परिपथ बी द्वारा कर्षित धाराएं 10 एम्पियर और 18 एम्पियर है। तो आर ए और आर बी के मान आपको बताना है। कहने का मतलब ये है भी 12 प्रतिरोध लगाए गए भी। एक तार है ए, ये तो परिपथ है यानी ए परिपथ है, और ये बी परिपथ है, ठीक है, यानी ये ए तार है और ये बी तार है। अब इसके अंदर है वो 12 प्रतिरोध लगाए गए हैं और इसके अंदर भी क्या है 12 प्रतिरोध लगाए गए हैं। अब कौन से क्रम में लगाए गए हैं तो वो यहां से पता लगेगा आपको, यानी जो इसका नेट रेसिस्टेंस है वो क्या न्यूनतम है। अब न्यूनतम प्रतिरोध कब प्राप्त होता है आपको तुल्य प्रतिरोध, जब आप उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में अगर आप जोड़ोगे प्रतिरोध को तो आपको क्या न्यूनतम प्राप्त होगा, न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। और अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो श्रेणी क्रम में तो आप डायरेक्ट जोड़ोगे भी, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 इस प्रकार से डायरेक्ट जुड़ता है, तो उसमें क्या है तुल्य प्रतिरोध ज्यादा आता है भी। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्यादा आएगा और आपका समांतर क्रम के अंदर वो तुल्य प्रतिरोध कम आएगा। तो यहां पे जो 12 प्रतिरोध जोड़े गए हैं वो क्या है समांतर क्रम के अंदर है। पहली बात तो यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में अब आंतरिक प्रतिरोध वाली 30 वोल्टेज की बैटरी है। अब यहां से अपन क्या कर लेते हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं भी। तार ए के अंदर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। ओम का नियम लगा दो, V बराबर क्या होता है IR होता है, V बराबर IR होता है। R बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन में I। अब V कितना है यहाँ पे, V 30 वोल्टेज है तो 30, और I कितना है तो यहाँ पे जो परिपथ A है इसके अंदर धारा है वो 10 एम्पियर है अभी, तो ये हो जाएगा 10। तो यहां पे जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा वो 3 ओम आएगा। यानी जो 12 प्रतिरोध लगाए गए हैं ना समांतर क्रम के अंदर, उसका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम आ गया। इसी प्रकार से इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं बी परिपथ का, तो ये हो जाएगा इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। आर बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन में I, और आर बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, V कितना है 30 है और I आपके पास में कितना है, I 18 एम्पियर है इसमें, तो ये हो जाएगा 18। तो ये 5 से काट दो, 6 से काट दो, 5/3 एम्पियर। तो सॉरी एम्पियर क्या, ओम, 3 ओम आपने तुल्य प्रतिरोध निकाला है। तो यानी बी जो परिपथ है ना उसका जो तुल्य प्रतिरोध आ गया आपके पास में 5/3 ओम। अब आपको यह पता नहीं है भी जो परिपथ के अंदर जो 12 प्रतिरोध लगाए गए हैं वो कितने कितने ओम के हैं, ये आपको पता नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध को तो ओम के अंदर मापा जाता है। कितने ओम के हैं वो आपको बताना है। यहां पे भी 12 प्रतिरोध आपने लगाए हैं ए परिपथ के अंदर, वो कितने कितने ओम के हैं, कितना कितना लोड लेंगे वो आपको पता नहीं है, वो आपको बताना है। लेकिन तुल्य प्रतिरोध आपके पास में पता है और आपको यह भी पता है भी कितने प्रतिरोध लगाए गए हैं, 12 प्रतिरोध लगाए गए हैं। तो यहां से आपके पास में एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला ये होगा आपके पास में भी 1/R, 1/R बराबर में आपके पास में क्या हो जाएगा 12/N, 12/N। N यहां पे क्या है तो N यहां पे है वो आपके पास में प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान आ जाएगा भी, कितने प्रतिरोध के जो प्रतिरोध है वो कितने ओम का है वो मान आ जाएगा N, वो आपको निकालना है। 12 क्या है यहाँ पे संख्या है भी, आपने प्रतिरोध कितने लगा रखे हैं परिपथ के अंदर, 12 प्रतिरोध लगा रखे हैं। और R यहाँ पे क्या है तो R यहाँ पे आपके पास तुल्य प्रतिरोध है। अब इसके अंदर मान रख दो, मान रखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 1, और R का मान कितना है अभी आपने निकाला है 3 है, बराबर में ये हो जाएगा 12/N। तो वज्र गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा N बराबर कितना आ जाएगा 36 ओम, कितना आ जाएगा 36 ओम आ जाएगा। तो यहां पे आपको पता लग गया होगा भी जो परिपथ है ए परिपथ है इसके अंदर 36 ओम के आपने कितने प्रतिरोध लगा रखे हैं तो 12 प्रतिरोध लगा रखे हैं भी, 36 ओम के 12 प्रतिरोध लगा रखे हैं। तो 36 ओम का आप है वो तुल्य प्रतिरोध निकाल के देख लेना, 1/3 यानी 3 ही आएगा आपके पास में, 3 ओम आएगा। कैसे निकालोगे, समांतर क्रम में है तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, इस प्रकार से क्या आगे चलता जाएगा। और इस प्रकार से इन 12 प्रतिरोधों को इस प्रकार से समांतर क्रम में आप जोड़ लेना। आपको ये R का मान है और ये आपका 1/R का मान है, ठीक है। यहां पे B प्रतिरोध का निकाल लो, B परिपथ का निकाल लो, तो B परिपथ का निकालोगे तो 1/R बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा अभी 1/R बराबर में आपके पास में ये आ जाएगा N/,
सॉरी 1/r बराबर में आपके पास में आ जाए 12/n। क्या आ जाएगा भाई 12/n। आपको क्या है n का मान ज्ञात करना है, तो इसमें मान रख दो भी यहाँ पे मान क्या है भी r का मान कितना है, पहले ये देखो r का मान 5/3 है, तो यहाँ पे 5 और बट्टा 3 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा भाई, और बराबर में ये हो जाएगा 12/n। n का मान ज्ञात करना है, वज्र गुणा कर दो, तो 3n बराबर में 12 5 60, तो n बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा 20 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 ओम का प्रतिरोध होगा भाई, प्रत्येक प्रतिरोध है वो 20 ओम का होगा बी परिपथ के अंदर, और ए परिपथ के अंदर है वो 36 ओम का होगा, जब अभी आपने निकाला ये देखो। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी वह घटना जो किसी कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को जोड़ती है। प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उत्पन्न होगा, तभी क्या है धारा परिवर्तित होगी, धारा है वो उत्पन्न होगी भी। कहने का मतलब ये है भी, अब हमारे पास में 2 कुंडलियां हैं, ये मान लो भी ये एक कुंडली है, इसको हमने क्या है एक बैटरी से जोड़ दिया इस प्रकार से, ठीक है, और एक हमारे पास में इसी के समांतर में एक क्या है दूसरी कुंडली है। हमने क्या किया है, इस कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित की, धारा प्रवाहित की तो इसका एक कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसमें, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होगा, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसका। अब ये जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो इस कुंडली बी के अंदर भी जा रही है। अब यहां से क्या होता है अभी, यहां से आपके पास में ये जो चुंबकीय रेखाएं हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं भी। अब इसके अंदर परिवर्तन होगा ना, इसके अंदर जो परिवर्तन होगा तो क्या होगा, धारा जनरेट हो जाएगी, जो आपकी दूसरी कुंडली है इसके अंदर भी क्या है धारा जनरेट हो जाएगी, धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो धारा उत्पन्न यानी प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, जब चुंबकीय फ्लक्स के अंदर परिवर्तन होता है ना, तभी क्या है धारा उत्पन्न होती है। और इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं भी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोला जाता है। और इस घटना के ऊपर कार्य कौन करता है, जनित्र, जनरेटर है वो इसी घटना के ऊपर कार्य करता है, और ट्रांसफार्मर है वो भी इसी घटना के ऊपर कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या, आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी समजातीय श्रेणी के इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम होता है। एक पीछे वाला जो 59 नंबर क्लास लगी थी ना, उसमें एक थोड़ा सा डाउट था भी, वो मैं भूल गया, अब बता दूंगा। 22 नंबर क्वेश्चन करने के बाद में वो डाउट वाला क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समजातीय श्रेणी के इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम है। तो यहाँ पे समजातीय श्रेणी है यानी एक ही जाति के सारे और एक ही जाति के हैं, तो यहाँ पे जो क्वथनांक है ना वो किसके ऊपर निर्भर करता है, तो आपका क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक है वो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। जितना ज्यादा आपका द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, क्वथनांक होगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान आप देख लो, समजातीय श्रेणी है उसकी बात कर रहा हूं, समजातीय श्रेणी के अंदर द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा आणविक द्रव्यमान के ऊपर, आणविक द्रव्यमान का समानुपाती होता है क्वथनांक, यानी जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा, और जितना कम द्रव्यमान होगा उसका क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट है वो उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है अभी 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो 1 का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो प्लस में 4, और प्लस में ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो इस प्रकार से 12 और 4 16 16 16 32, तो इसका द्रव्यमान कितना आ गया 32 आ गया। इसी प्रकार से कार्बन का 12 होता है, लेकिन कार्बन यहाँ पे है कितने 3 है, तो 12 3 36 प्लस में 8, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन है इतने 8, और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा भी 16 और 8 कितने हो जाएंगे 24, और 24 और 36 कितने बन जाएंगे, तो ये आपके पास में 60 बन जाएंगे भी, ठीक है। इस प्रकार से इसका द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं। सबसे कम द्रव्यमान आएगा ना वो आपका CH4O का आएगा भी, CH4O का, यानी CH4 का बनता है मेथेन, ठीक है। ये एक ही श्रेणी है, CH4 मेथेन, C2H6 ये आपका एथेन है, C3H8 ये आपका प्रोपेन है, और C4H10 ये आपका ब्यूटेन है भी, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। पहला ही सदस्य होता है CH4 मेथेन, जिसका आणविक द्रव्यमान कम है तो उसका क्वथनांक भी क्या होगा, सबसे कम होगा। आगे देखो भी, अब चलो वो डाउट वाला क्वेश्चन है ना वो सोल्व कर लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आया, अभी एक कमेंट आया था मेरे पास में, ये क्वेश्चन है वो आपके सामने।
अब इसमें बोला गया भी उत्तल दर्पण के मुख्य एक्स के समानांतर प्रकाश पुंज होता है। अब उत्तल दर्पण अपन बना लेते हैं। ये देखो, ये आपका उत्तल दर्पण है और इसका बाहर उभरा हुआ जो पार्ट है वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन का कार्य करेगा और ये मुख्य एक्स है। अब इसके समानांतर, मुख्य एक्स के समानांतर क्या है, आपकी प्रकाश किरणें इस प्रकार से आ रही है, ठीक है, इस प्रकार से आ रही है। अब यहां से ये क्या करेगा, ये इन किरणों को फैलाएगा भी, ये इन किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा। यानी जैसे ही रिफ्लेक्टेड एरिया के ऊपर आएगा तो ये क्या कर देगा, इन किरणों को फैला देगा भी। ये किरणें आ रही है और ये किरणों को इस प्रकार से फैला देगा। और याद रखना, उत्तल दर्पण के अंदर है वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनने देगा। ये क्यों नहीं बनने देगा, क्योंकि ये किरणों को फैला देता है। जब अपन क्या है, यहां पे इसका फोकस है भी, मुख्य फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। जब अपन इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ये बाहर तो नहीं मिल रही किसी बिंदु के ऊपर, लेकिन जब इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये फोकस के ऊपर मिलती हुई प्रतीत होगी भी, फोकस के ऊपर है वो इस प्रकार से मिलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। अब पीछे की ओर बढ़ाते हैं जब ये मिलती हुई प्रतीत होती है। अब आपको बताना भी उत्तल दर्पण के मुख्य एक्स के समानांतर प्रकाश पुंज है तो क्या होगा, प्रकाश पुंज है तो एफ पर अभिसरित होती हुई प्रतीत होगी। अब ये किरणों को एक जगह इकट्ठा नहीं करेगा, लेकिन नाम यहां पे ये देखो उस बंदे के, इसके अंदर यहां पे डाउट आई है, प्रतीत होगी, ये बोल रहा है। ये अभिसरित का मतलब क्या होता है, अभिसरित का मतलब होता है किरणों को इकट्ठा करना, लेकिन ये किरणों को इकट्ठा नहीं कर रहा है। ये हमें जब अपन इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे ना, एनसीईआरटी ये बोलते हैं जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे किरणों को, तब ये एक बिंदु यानी फोकस होता है ना, उसके ऊपर अभिसरित होती हुई प्रतीत होगी, यानी एक जगह मिलती हुई प्रतीत होगी। ये चीजें हैं, फैलाएगा, ये सही बात है, आपने सही लिखा है भी, फैलाएगा, अपसरित करता है ये, लेकिन पीछे की ओर बढ़ाएंगे तभी, तब अपसरित थोड़ी करेगा ये, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तब, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तब ये फोकस के ऊपर मिलता हुआ प्रतीत होगा। ये बात है इसमें, चीजें समझे क्या। तो यहां पे आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भाई, एफ। आपको पता है भी इसकी दो ही कंडीशन होती है उत्तल दर्पण की। दो कंडीशन कौन सी होती है, जब दर्पण, जब ऑब्जेक्ट को अनंत के ऊपर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब है वो फोकस के ऊपर बनता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, पहली बात तो ये। और जब दूसरी कंडीशन ये आती है भी जब दर्पण को, जब ऑब्जेक्ट को अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब कहां पे बनता हुआ प्रतीत होगा, तो वो फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा भी। फोकस और ध्रुव यहां पे किसी भी कंडीशन में बन सकता है, लेकिन अनंत के ऊपर होगा तब उसका फोकस, जब उसका इमेज है वो फोकस के ऊपर बनती हुई प्रतीत होगी। और इमेज कब बनती है, जब दो किरणें आपस में मिलती है, जब दो किरणें हैं वो आपस में मिलती है तभी इमेज बनती है भी, ठीक है। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, आज वाले क्वेश्चन के ऊपर लेके आता हूं मैं आपको। अब देखो भी, ये क्वेश्चन आपके सामने भी, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है और प्रतिरोधों के इस श्रेणी क्रम संयोजन के दोनों सिरों के बीच 10 वोल्टेज की बैटरी जुड़ी हुई है, तो बैटरी में कर्षित धारा ज्ञात करनी है। देखो, अब ओम का नियम लगा दो, V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है, IR होता है। वोल्टेज दे रखा है, ओम दे रखा है, आपको बैटरी में धारा ज्ञात करनी है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। V आपके पास में कितना, 10 वोल्टेज है, R आपके पास में कितना है, R आपके पास में कितना है भी, 5 वोल्टेज है। लेकिन बात ये नहीं है, बात यहां पे क्वेश्चन को पूरा पढ़िए सर, चलो पूरा पढ़ लेते हैं। 5 ओम के 3 प्रतिरोध है भैया, 3 प्रतिरोध है और श्रेणी क्रम में संयोजित है। 5 ओम के 3 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम के अंदर तो डायरेक्ट जुड़ेगा, और डायरेक्ट जुड़ेगा तो R1 प्लस में R2 प्लस में R3 इस प्रकार से जोड़ दो, तो 5 5 और 5 सभी को जोड़ोगे तो आपके पास में तुल्य प्रतिरोध 15 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 15 ओम है वो आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। और श्रेणी क्रम में संयोजित है और दोनों सिरों के बीच 10 वोल्टेज बैटरी जुड़ी है। अब धारा ज्ञात करो, अब धारा ज्ञात करोगे तो यहाँ पे V कितना है, 10 है, और R आपके पास में कितना है, 15 है। तो यहाँ पे 5 से काटोगे तो 2/3 और पॉइंट लगेगा, और ये हो जाए 3 3 6 18, बच गया कितना भाई, ये बच गया आपके पास में 2 20, और ये 3 6 18, इस प्रकार से ये चलता जाएगा भी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.67 लिख सकता हूँ, 0.67 एम्पियर लिख सकते हैं, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं। अगला देखो भी, अगला क्वेश्चन आपके सामने भी, मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के अनुसार लंबेपन और बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण, लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्यों? अब देखो भी, जब F1PD जब हमारे पास में प्राप्त होती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, F1PD के अंदर सारे के सारे पौधे लंबे थे भी, ठीक है, सारे पौधे हैं वो लंबे थे। अब सारे पौधे लंबे हैं तो वहां पे बौनापन तो दिखाया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी लंबापन है ना, लंबापन है वो बौनेपन के ऊपर प्रभावी है, बौनेपन के ऊपर क्या है, प्रभावी है। कहने का मतलब ये है, अगर यानी आपके पास में युग्म कितने होते हैं, युग्म यानी जोड़े, यानी जो जीन के जोड़े होते हैं वो दो होते हैं, जीन है वो दो होते हैं एक जोड़े के अंदर। तो एक तो आपके पास में कैपिटल टी जो कि लंबापन हो गया, और एक क्या स्मॉल टी है जो कि यहां पे बौनापन हो गया। अब जब लंबापन वाला जीन अगर एक ही साथ में आ गया ना, भी दोनों जीन आने जरूरी नहीं है, लंबेपन वाले दोनों जीन आएंगे तो लंबा होगा ही होगा पौधा, लेकिन जब एक जीन भी, अगर आप एक जीन भी साथ में आ रहा है तो वो क्या है, लंबापन को ही दर्शाएगा, भी वो पौधे के लंबेपन को ही दर्शाएगा। तो यहां पे कोई भी पौधा लंबा ही होगा, भले ही लंबेपन के एक जीन हो या दो। यानी कहने का मतलब यह है भी, लंबापन वाला अगर एक जीन भी आ गया ना साथ में बौनेपन के, तो वो पौधा लंबापन ही दिखाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, मेंडल ने लंबेपन को बौनेपन के ऊपर प्रभावी दिखाया है भी, ठीक है ना। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब यहां पे आपको बताना है भी, निम्नलिखित में से किस विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है, कौन से विलयन में, ये ALP के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था भी, ये 2024, ठीक है, 2024 ALP के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। और जस्ट जैसे ही अपना ये ग्रुप डी वाला सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद में ALP 2024 वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे अपन। तो यहां पे किस विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है, तो वो कोलाइडी विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है भी, कोलाइडी विलयन के अंदर। कोलाइडी विलयन का सर कोई एग्जांपल बता दो हमें, तो हो जाएगा भैया दूध है वो कोलाइडी विलयन का एग्जांपल है। अब कोलाइडी विलयन है ना, ये विषमांगी मिश्रण है अभी, ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ये इनके जो कण होते हैं कोलाइडी विलयन के, वो अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और ये एक विषमांगी मिश्रण होता है, और इसके कण इतने बड़े होते हैं कि जब अपन इसके अंदर प्रकाश प्रवाहित करते हैं तो जो कण है वो क्या है, प्रकाश की किरणों को फैला देंगे। प्रकाश की किरणों को, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, किरणों को फैलाना, प्रकाश की किरणों को फैला देंगे, जिससे हमें क्या है, उस विलयन के अंदर प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा। एक होता है निलंबन विलयन, एक क्या होता है, निलंबन विलयन होता है। निलंबन विलयन का एग्जाम्पल बता दो सर कोई, तो निलंबन विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हमारे पास में एक क्या है, पानी का गिलास है, और पानी के गिलास में हमने क्या है, मिट्टी मिला दी। तो पानी के गिलास में मिट्टी मिलाना वो क्या है, निलंबन विलयन है। उनके कणों को अपन नग्न आंखों से देख सकते हैं, उनके कणों को क्या है, नग्न आंखों से देख सकते हैं। इनके कणों का जो साइज है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। और कोलाइडी विलयन के कणों का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। तो यहां पे निलंबन है वो भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। यानी विलयन 3 प्रकार के होते हैं, विलयन है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका वास्तविक विलयन होता है, एक आपका कोलाइडी विलयन होता है, कोलाइडी विलयन, और एक आपका है वो निलंबन विलयन होता है, निलंबन विलयन। अब अपन क्या है, इन दोनों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इन दोनों के कणों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन निलंबन विलयन है, इनके कणों को अपन नग्न आंखों से देख सकते हैं। वास्तविक विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हमने एक प्रकार से मान लो भी नमक, पानी के अंदर नमक मिला दिया, वो क्या है, वास्तविक विलयन है, वो क्या है, वास्तविक विलयन है। और जैसे दूध है वो कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल है, और निलंबन है आपका, निलंबन ये इसके अंदर जैसे मिट्टी के अंदर हमने पानी के अंदर मिट्टी मिला दी, वो निलंबन विलयन है। ये दोनों क्या है, विषमांगी मिश्रण है, ये विषमांगी मिश्रण है, और ये आपका क्या है, समांगी मिश्रण है, ये आपका समांगी मिश्रण है। चीजें समझे क्या? तो यहां पे कोलाइडी विलयन है वो कब बनता है,
कोलाइडी विलियन बनता कब है? कोलाइडी विलियन तो दूध है वो एक कोलाइडी विलियन का एग्जांपल है और इसके साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये किरणों को फैलाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। अब इसके अंदर आपको बताना भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन आपके सामने है। मैं एक आपके सामने एग्जाम्पल यहां पे फॉर्मूला रखता हूं। देखो फॉर्मूला अपने पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस सभी जानते हैं, CaSO4 और ये होता है हाफ H2O, ये तो सभी जानते हैं भी। लेकिन भैया यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं पूछा आपको, थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल में लेके चलाइए। ये इसने पूछा भी एक फॉर्मूला में ये बनाता हूं CaSO4 और .H2O, मेरे को ये बता दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना भी ये आपने कभी पढ़ा है क्या? CaSO4 2CaSO4 और .H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कहीं पे आपने पढ़ा है क्या पहले? ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना भी आप। ठीक है, अब यहां से समझो भी मेरे पास में क्या है, जल का जो अणु है ना वो आधा है। जल के आधे अणु के साथ में CaSO4 की कितनी इकाई है? तो CaSO4 की मेरे पास में 1 इकाई है भी, यानी जल के आधे अणु के साथ में CaSO4 यानी प्लास्टर ऑफ जो कैल्शियम सल्फेट है इसकी 1 इकाई जुड़ी हुई है। और जब मैं क्या करता हूं, जो जल का अणु है पहले मेरे पास में आधा था, अब जल के अणु को मैं पूरा कर देता हूं भी, इसी फॉर्मूले से ये बना है। जल के अणु को पूरा कर दूंगा तो मेरे पास में CaSO4 की कितनी इकाइयां आएगी? तो 2 इकाइयों को जोड़ना पड़ेगा भी, यानी आधे जल के साथ में 1 इकाई आती है तो पूरे जल के साथ में फिर 2 इकाई आएगी। तो यही बात यहां पे है। अब इसी फॉर्मूले के बेस के ऊपर है वो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। वो CaSO4 की 2 सूत्र इकाइयां जल के आधे अणु को साझा करती है क्या? नहीं, जल के आधे अणु के साथ में 1 इकाई साझा करेगी भी। ठीक है, CaSO4 की 2 सूत्र इकाइयां जल के 1 अणु के साथ में साझा करती है, बिल्कुल सही बात है भी, यानी आधे के साथ में 1 इकाई साझा करेगी तो पूरे यानी जल के 1 अणु के साथ में 2 इकाई साझा करेगी। तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों को करना होता है भाई। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है दिमाग की सारी जो नसें होती है ना वो आपको खोल के रखना पड़ता है भी। अब देखो भी वाशिंग सोडा क्या है? वाशिंग सोडा क्या है? वाशिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला आता है Na2CO3.10H2O। 10H2O ये आपका Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट 10 जल के अणु 10H2O, सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 जल के अणु मिला दें तो वाशिंग सोडा बन जाता है। अब ये बताना भी ये कौन सी प्रकृति का होता है? ये क्षारक होता है, एक क्षारक होता है, या फिर ये एक क्षारकीय लवण होता है? भी उदासीन भी नहीं होता और अम्लीय भी नहीं होता। अम्लीय होता तो ये क्या है, कपड़ों को जला देता भी, तो ये तो होता ही नहीं है। अब बात ये आती है भी ये एक क्षारक है या फिर एक क्षारकीय लवण है, इसके साथ में जल है, तो ये क्या है? लवण है, इसके साथ में जल मिला हुआ है। जैसे अपने पास में NaCl का हमने क्या किया, NaCl को मिलाया, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है, अब इसको मिलाया तो ये क्या होता है? लवण होता है। ये क्या होता है? NaCl का अपने पास में जलीय विलयन है तो वो एक क्या? लवण है। तो इसी प्रकार से हमारे पास में एक क्या आ जाएगा? ये क्षारकीय लवण हो जाएगा भी। वाशिंग सोडा एक क्या होता है? क्षारकीय लवण होता है। अब बहुत से कमेंट ये आते हैं भी सर आप चारों ऑप्शन के बारे में बताओ। अब भैया मैं यहाँ पे क्या बताऊं भाई, ये एक उदासीन लवण है। उदासीन जो बताने वाली चीजें होती है ना ऑप्शन के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूं भी। एक उदासीन लवण होता है। अब उदासीन लवण का क्या बताऊं मैं आपको, पता है भी उदासीन यानी जिसका पीएच मान 7 होता है वो न्यूट्रल होता है भी। एक क्षारक होता है, एक अम्ल होता है, इसके बारे में क्या बताना होता है भी। ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्शन के अंदर आपको जो बताने वाली चीजें होती है वो मैं आपको बता देता हूं बगैर आपको बताए भी। आपको कहने की जरूरत नहीं होती भी, आपको कहने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखो भी 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है भी। जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से फिलिंदा ब्लैंक होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी, लेकिन दिशा क्या होगी? आपकी विपरीत होगी। अब देखो भी कोई परावर्तित किरण है, कोई भी ले लो आप। यहां पे मैं एक अवतल दर्पण ले रहा हूं, ये आपका मुख्य फोकस है, सॉरी मुख्य एक्स है, ये आपका ध्रुव है और ये आपका क्या है? फोकस है F, और यहां पे वक्रता केंद्र C है। अब कोई परावर्तित किरण है वो ध्रुव से
कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और फोकस समतल के लंबवत, ध्रुव से और फोकस समतल के लंबवत होकर गुजरती है। यानी जब कोई परावर्तित किरण है वो ध्रुव से और फोकस समतल के लंबवत होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी, लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। और उनके बीच में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या है, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहां पे आपका क्या आ जाएगा, फोकस समतल के लंबवत भी, जैसे यहां पे आई किरण और वो क्या है वापस उसी दिशा में चली जाएगी भी। जैसे वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो वो वक्रता केंद्र से ही वापस होकर चली जाएगी भी। तो ये कहने का मतलब परावर्तित होने के बाद में दिशा अलग हो जाएगी, लेकिन वो तल, वो मार्ग है वो वही रहेगा भी। तो जिस प्रकार से यहां पे आ रही है, ठीक है, और ये टकराने के बाद में क्या है वापस चली जाएगी भी, वापस है वो उसी दिशा में चली जाएगी। जब ये लंबवत आती है ना, 90 डिग्री के ऊपर एंगल के ऊपर आती है, लंबवत आती है, तो वो क्या है, उनके बीच में क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है भी। तो फोकस समतल के लंबवत होकर गुजरती है ना, ध्रुव से फोकस समतल के लंबवत होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। सीमेंट के निर्माण में इनमें से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो सीमेंट का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें कॉपर ऑक्साइड का यूज, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है भी। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसे क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना नहीं है ये, बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझा हुआ चूना क्या होता है सर, तो CaOH की ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बिना बुझा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बुझा हुआ चूना। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है भी, ठीक है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एक तो होता है एल्यूमिनियम और एक होता है जिंक। एल्यूमिनियम और जिंक इनके जो ऑक्साइड है वो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं भी, यानी ये क्या है, क्षारीय माध्यम भी दर्शाते हैं, ये उभयधर्मी होते हैं, ये क्षारीय माध्यम भी दर्शाते हैं और ये अम्लीय माध्यम भी दर्शाते हैं। तो याद रखना है, एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या क्या करते हैं, वो क्षारीय माध्यम भी दर्शाते हैं और वो अम्लीय माध्यम भी दर्शाते हैं, यानी ये क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है भी। मिल्क, MILK, मिल्क ऑफ और मैग्नीशिया आप समझ गए होंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। और इसका यूज है वो एंटासिड यानी प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है भी। प्रति अम्ल का मतलब समझते हो क्या, यानी एसिडिटी हो गई तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं। और यहां पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रति अम्ल के रूप में है वो NaHCO3 बेकिंग पाउडर बोलते हैं जिसको, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इसका यूज किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज भी प्रति एमएल के रूप में किया जाता है। और इसका जो पीएच मान है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का वो 10.4 होता है भी, 10.4 होता है। ये आपका है कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर को, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर के जब ऑक्सीजन लग जाती है ना, कॉपर के जब ऑक्सीजन के साथ में संयोग हो जाता है कॉपर का, तो ये क्या है, काले रंग की परत बन जाती है भी, इसके ऊपर काली रंग की परत है वो जमा हो जाती है कॉपर ऑक्साइड के ऊपर। इट्स ओके। तो यहां पे ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो सीमेंट के अंदर है वो लगभग, अगर मैं बात करूं तो सीमेंट का 50 से 60% हिस्सा, यानी 50 से 60% हिस्सा मान लो आप, यानी 50 से 60% हिस्सा है वो किसका बना होता है सीमेंट का, तो कॉपर ऑक्साइड का बना होता है, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड का बना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसके अंदर आपको बताना भी अधिकांश साधारण गैसें, अधिकांश जो साधारण गैसें हैं दृश्य प्रकाश के साथ वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित नहीं करती, वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित नहीं करती। अधिकांश जो साधारण गैसें होती है वो दृश्य प्रकाश के साथ में, दृश्य प्रकाश का मतलब समझते हो क्या, VIBGYOR, ये दृश्य प्रकाश होता है। जो इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं ना, उसको दृश्य प्रकाश बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब वर्ण विक्षेपण का मतलब समझते हो, वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है 7 रंगों में डिवाइड होना। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है 7 रंगों में उसको फैलाना। प्रदर्शित नहीं करती, इसका कारण यह है कि दृश्य प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्यों की तरंगों के संचरण वेग है वो निर्वात में प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होते हैं। निर्वात में, यानी C क्या है यहाँ पे, C है वो आपका निर्वात है, निर्वात में लगभग बराबर होते हैं। इसीलिए गैसें है वो दृश्य प्रकाश के साथ वर्ण विक्षेपण है वो प्रदर्शित नहीं करती हुई। गैसें दृश्य प्रकाश के साथ में
वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसका कारण ये है कि दृश्य प्रकाश है ना, दृश्य प्रकाश, उनकी जो तरंगदैर्ध्य की तरंगे हैं, उनकी जो संचरण वेग है, यानी तरंगदैर्ध्य का जो वेग है। अब यहाँ पे निर्वात का मतलब आप समझते हो क्या? निर्वात का मतलब होता है, निर्वात के अंदर है वो, जैसे हमारे पास में ये एक प्रकार से अपना पर्यावरण है ना, अपना जो वातावरण है, ये एक प्रकार से निर्वात है। जब प्रकाश की किरण है वो हमारे तक पहुंचती है तो वो निर्वात में चल के आती है भी। अब निर्वात के अंदर बहुत सारी गैसें हैं, वो भी निर्वात में ही आ जाती है। वायु है वो भी एक प्रकार से निर्वात में ही मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तरंगदैर्ध्य होता है ना, जो विबग्योर यानी जो दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है, वो ये एक प्रकार से निर्वात के अंदर है, वो इन सभी रंगों का तरंगदैर्ध्य वो समान होता है भी। लेकिन जब अपन किसी माध्यम में इसको गुजारेंगे ना, तो वोयलेट का तरंगदैर्ध्य अलग हो जाएगा, इंडिगो का अलग हो जाएगा, ब्लू का अलग हो जाएगा, ग्रीन का अलग हो जाएगा। लेकिन जब निर्वात में ये चलते हैं ना, तब इसका तरंगदैर्ध्य समान ही रहता है सभी का। तरंगदैर्ध्य जो इसका जो तरंगों का जो वेग है, वेग है, वो क्या होता है? समान ही होता है सभी का। सभी का वेग है वो निर्वात के अंदर समान ही रहता है। वैसे तरंगदैर्ध्य तो इसका यहाँ पे आपको पता है भी, ये बायां पार्ट है और ये इसका दायां भाग है। तो अपन क्या है, बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या है? बढ़ जाता है भी। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य वो सबसे ज्यादा होता है। लेकिन निर्वात के अंदर इन सभी रंगों का वेग है वो समान होता है। और किसी माध्यम में, प्रिज्म से या फिर किसी माध्यम से गुजारते हैं या फिर किसी पानी से गुजारते हैं, तो ये क्या हो जाता है? इनके वेग है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी के लगभग बराबर होते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं भी सी का यहाँ पे मतलब इसने दे रखा है भी निर्वात में प्रकाश का वेग, तो प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा क्या थी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा का मतलब इसने पूछा है भी, एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं मेंडलीफ का कमी क्या थी। सीमा का मतलब हो गया भी मेंडलीफ की कमी क्या थी। तो मेंडलीफ की कमी ये थी भी, मेंडलीफ भाई साहब हाइड्रोजन को है ना, अब हाइड्रोजन को क्या है, स्थान नहीं दे पाई भी। ठीक है, पहली बात तो ये थी। तो यहां पे देख लो भी, ये है क्या? तो यहां पे आपको 4 नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा भी, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया। आवर्त सारणी के अंदर है वो हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान है वो मेंडलीफ भाई साहब ने नहीं दिया। और अभी तक है वो हाइड्रोजन भैया आवारा तत्व है, अभी तक हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं मिला है। ठीक है, तो ये मेंडलीफ की क्या थी? एक कमी थी, और इसे ही अपन क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं भी। ठीक है, यहां पे आगे मेंडलीफ भाई साहब है वो रुक गए थे। अब देखो भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने हम चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नलिखित में से किसके ऊपर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? तो वो एक तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करेगी और एक धारा की दिशा के ऊपर निर्भर करेगी। यानी कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये मान लो भी ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है इतना, ठीक है, चुंबक का क्षेत्र है, और इसमें उपस्थित धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल, और इसके अंदर है वो एक चालक है यानी एक तार है, और इसके ऊपर है वो एक बल कार्य कर रहा है। इसके ऊपर क्या कर रहा है? एक बल कार्य कर रहा है। अब उस बल की दिशा है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, ये आपको बताना है। तो बल की दिशा है वो अपन किससे ज्ञात करते हैं? तो बल की दिशा है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। बै से बल और बै से बाएं हाथ का नियम, तो बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। तो यहां से आपके पास में निकल के ये आया भी, बाएं हाथ के नियम में हमारे पास में अंगूठा है वो क्या दर्शाता है? चुंबकीय जो आपका बल की दिशा दर्शाता है। तर्जनी होती है वो आपको क्या दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और आपकी जो मध्यमा है वो क्या दर्शाती है? तो वो आपको धारा की दिशा बताती है। तो आपको याद रखना है भी, चुंबकीय क्षेत्र, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपन चेंज कर देंगे तो आपकी बल की दिशा चेंज हो जाएगी भी। ठीक है, और अगर धारा की दिशा अगर अपन चेंज कर देंगे तो भी बल की दिशा है वो चेंज हो जाएगी। तो याद रखना है भी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ऊपर और धारा की दिशा के ऊपर ही क्या है? बल निर्भर करता है। बल किस दिशा में लग रहा है वो निर्भर धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ऊपर निर्भर करता है। अगर इन दोनों की दिशा अपन चेंज कर दें तो आपकी बल की दिशा है वो चेंज हो जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया? तो फ्रेडरिक वोहलर ने
यूरिया है वो अमोनियम साइनाइड से बनाई थी। फ्रेडरिक वोलर ने जब यूरिया का निर्माण किया था तो वो अमोनियम साइनाइड के द्वारा है वो इन्होंने यूरिया का निर्माण किया था। भी 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी एक परिपथ 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 के संयोजन से बना हुआ है जिनके मान क्रम से 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है और इससे 10 वोल्टेज की एक नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी से संयोजित किया गया है। प्रत्येक प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा ये आपको बताना है। अब यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, फलान है, दिमकान है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने के लिए आपको दिया है। 10 वोल्ट की बैटरी का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, हमारा कोई भी यूज नहीं आएगा। आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, समांतर क्रम में लगा हुआ है। तो आपको पता है भी 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, यानी तुल्य प्रतिरोध तो अपन इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 प्लस में 1/10 प्लस में 1/30। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 30 आया। 5 छिक्का 30 प्लस में 10 तिया 30 प्लस में 30 से कम 30। तो यहाँ पे आपके पास में ये मान किसका है, 1/R का मान है। आपको क्या चाहिए, R का मान चाहिए। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 30। यानी इसको अपन ने क्या चेंज किया भी, इसको पलटा तो यह आगे वाली भी पलट जाएगी। तो 30 अपॉन में 6 और 3 9 और 1 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 3 ओम आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी समूह 1 के निम्नलिखित तत्वों को उनकी परमाणु त्रिज्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और उनके परमाणु क्रमांक कोष्टक में दिए गए हैं। देखो अवरोही क्रम का मतलब आप समझते हो क्या, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा क्रम, बड़े से छोटा क्रम, ये आपका क्या होता है, अवरोही क्रम होता है। अब यहां पे आपको आवर्त सारणी का पता होना चाहिए। आवर्त सारणी क्या बोलती है, आवर्त सारणी ये कहती है कि आप बाएं से दाईं ओर जाते हैं, बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो आपका साइज घटता है, यानी आपका साइज है वो घटेगा, बाएं से दाईं ओर जाते हो। और ऊपर से आप नीचे की ओर जाते हो तो आपका जो साइज है, जो आपका जो परमाणु त्रिज्याओं का साइज है तत्वों का, वो क्या है, वो बढ़ेगा भी, वो क्या है, बढ़ेगा। ये आवर्त सारणी का नियम है, चीजें समझे। तो यहां पे आपको पता है भी पहले आवर्त के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं, तो है ली, ना, ने, की, रब, से, फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम और आपके पास में आ जाएगा फ्रांसियम, ये होता है। ठीक है, अब यहां पे लिथियम सबसे पहले कौन आएगा, सबसे ज्यादा जो तत्व का जो साइज है भी ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो उसका त्रिज्या भी तो बढ़ेगी। साइज बढ़ रहा है तो कोई वर्त है ये मान लो, उस वर्त का साइज बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से उसकी त्रिज्या भी बढ़ रही है। तो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो नीचे नीचे आपका क्या है, सीजियम है। तो सबसे पहले आपका सीजियम आएगा, उसके बाद में देख लो भी इसमें रुबिडियम है, तो उसके बाद में रुबिडियम ऊपर है तो ये आ जाए आपके पास में रुबिडियम आरबी। और उसके बाद में रुबिडियम से बड़ा कौन है, रुबिडियम से छोटा कौन है, पोटेशियम। तो पोटेशियम इसके अंदर दे रखा है तो पोटेशियम आ जाएगा। और उसके बाद में पोटेशियम से छोटा सोडियम है तो सोडियम आ जाएगा। और उसके बाद में आपका लिथियम आ जाएगा। तो ये क्रम रहेगा। तो यहाँ पे लिथियम बीच में नहीं आएगा, लिथियम बीच में नहीं आएगा, लिथियम लास्ट में आ गया और यहाँ पे पोटेशियम आ गया भी। तो सोडियम है वो पोटेशियम से पहले नहीं आ सकता। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर बताना भी का उपयोग, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है, कंपोस्टिंग का मतलब होता है खाद, यानी किसका उपयोग है वो खाद में किया जाता है। तो कैंचुओं का उपयोग, कैंचुओं का जो उपयोग है वो खाद बनाने के लिए किया जाता है। तो खाद के अंदर किसका यूज किया जाता है, कैंचुओं का यूज किया जाता है, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी आपतित किरण, आपतित किरण यानी आने वाली होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब
अवतल दर्पण के एफ पर प्रतीत होता है। एफ यानी फोकस के ऊपर प्रतीत होता है, अवतल दर्पण है। तो अपन क्या बोलेंगे भी, आपतित किरण है वो मुख्य एक्स के जब समांतर होगी। याद रखना, आपतित किरण जब मुख्य एक्स के समांतर होती है तो इसका मतलब क्या होता है भी, आने वाली जो किरण मुख्य एक्स के समांतर है तो इसका मतलब ये होता है भी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अनंत के ऊपर है। अगर आपसे पूछते आपसे कह दे भी कोई किरणें है वो मुख्य एक्स के समांतर आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है भी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कोई वस्तु है वो अनंत के ऊपर में रखी हुई है। तो आपतित किरण मुख्य एक्स के समांतर होने पर किसी तारे का जो प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण के एफ के ऊपर बनता है, यानी फोकस के ऊपर बनता है। अवतल दर्पण की एक कंडीशन होती है भी जब वस्तु को अनंत के ऊपर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब है वो आपको कहां पे बनता है, तो फोकस के ऊपर बनता है भी। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, क्या होता है जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है। तो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है भी। कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाएगा। तो यहां पे विलियन दूधिया हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, अवक्षेप का मतलब होता है सॉलिड अवस्था, यानी जो जल के अंदर घुलनशील नहीं है वो सॉलिड अवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो विलियन कैसा हो जाएगा भी, विलियन दूधिया हो जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जब एक गोले को जब एक गोल हरे बीज वाले पौधे का संकरण एक झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे के साथ कराया जाता है तो परिणाम स्वरूप F1PD के पौधे क्या होंगे। F1PD के पौधे हैं वो क्या होंगे, तो यहां पे आपको पता रखना पड़ेगा भी, यानी जो मेंडल ने 7 आनुवंशिक कारकों का यूज किया था भी, प्रबल कौन सा है दुर्बल कौन सा है वो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहां पे गोल बीज है ना, गोल ये क्या है, गोल बीज ये आपका प्रबल कारक है, प्रबल है। और यहां पे झुर्रीदार जो बीज है वो क्या है, तो झुर्रीदार बीज है वो आपके एक प्रकार से बोल सकते हैं भी, ये प्रबल हो गया तो ये आपका दुर्बल हो गया, या फिर अप्रभावी, ये प्रभावी है, ये मान लो भी प्रभावी है, ये आपका प्रभावी है तो ये आपका अप्रभावी कारक है। और आपको पता है भी अप्रभावी कारक है वो F1PD के अंदर कभी भी शो नहीं होते। दूसरा बात इसने बोला भी ये हरे बीज हैं, ये क्या है, हरे रंग के है, 2 कारक ले रखे हैं इसने, हरे रंग के है, और यहां पे इसने क्या ले रखा है, पीले रंग के हैं, तो ये पीले रंग के भी, ये क्या है, पीले रंग के है। अब आपको पता होना चाहिए भी हरा रंग है वो प्रबल होता है या फिर प्रभावी होता है या फिर पीला प्रभावी होता है। अब सर ये कैसे पता लगेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 7 कारक उसने यूज किए थे भी, 7 है वो कारक यूज किए थे, और उन 7 में से 7 ही तो क्या थे, प्रभावी थे, और 7 ही क्या थे, अप्रभावी थे। तो यहां पे हरा क्या है, हरा आपका प्रभावी है, हरा है वो प्रभावी है, और ये क्या है, अप्रभावी है। तो आपको पता है F1PD में मैंने आपको क्या बताया, F1PD के अंदर है वो अप्रभावी अपना लक्षण नहीं दिखाएंगे, अप्रभावी है वो अपना लक्षण है वो नहीं दिखाएंगे। ये अप्रभावी है ये अपना F2PD के अंदर लक्षण दिखाते हैं, F2PD के अंदर है वो लक्षण दिखाते हैं। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, गोल और हरे बीज, गोल और F1PD के अंदर है वो गोल और हरे बीज होंगे, तो गोल और हरे बीज है वो आपके F1PD के अंदर होंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या, आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पादप है। तो कीट भक्षी पादप कौन सा होता है, तो कीट भक्षी पादप आपका घटपर्णी है, ये आपका क्या है, कीट भक्षी पादप है, कीटों का भक्षण करता है ये, ठीक है, घटपर्णी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन है ना, ये अम्ल और क्षार सूचक है, अमरबेल है, ये आपका क्या है, तो अमरबेल एक परजीवी है, परजीवी जो दूसरे के ऊपर जीवित रहते हैं, वो होता है परजीवी, ठीक है। मशरूम एक क्या है, कवक है, तो यहां पे आपका यूट्रिकुलेरिया है, घटपर्णी है, तो ये क्या है भी, ये
कीटभक्षी पादप के नाम है। यूट्रिकुलेरिया हो गया, घटपर्णी हो गया, ठीक है, निपेंथिस हो गया। तो एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कीटों का भक्षण करते हैं भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से कौन सा उत्तक उत्तक की मरम्मत में मदद करता है? कौन सा ऐसा उत्तक होता है जो उत्तक की मरम्मत में मदद करता है? तो यहां पे एरियोलर उत्तक हो जाएगा। अभी कौन सा उत्तक है? एरियोलर उत्तक है। ये उत्तक की मदद करने वाला उत्तक है। अभी उपास्थि उत्तक है, ये अपना हड्डी के अंदर पाया जाता है। अभी ये हड्डियों के अंदर पाया जाता है उपास्थि, ठीक है। स्नायु है, ये एक लिगामेंट है स्नायु। ये भी आपका एक प्रकार से बोले तो मांसपेशियों के अंदर ही पाया जाता है, मांसपेशियों के अंदर पाया जाने वाला उत्तक है, ठीक है। तो यहां पे एरियोलर है ना, एरियोलर ये एक ऐसा उत्तक है जो उत्तक की मदद करता है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे ग्रुप डी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। अभी एक आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, जिसके अंदर प्रत्येक टेस्ट में 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। और एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, जिसके अंदर है वो आपको 1000+ क्वेश्चन अपन देंगे और ये 1000+ क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे भी। अभी तक है वो इस साइंस वाली टेस्ट सीरीज के अंदर है वो लगभग 40 के करीबन है वो टेस्ट हमने इसके अंदर अपलोड कर रखी हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।